हाँ तो भाई कैसे हो, क्या हालचाल है आपके। और नदियां पढ़ रहे थे, उसमें से भी हम अरब सागर की नदियां पूरी कर चुके हैं। उसके बाद में हम बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें से चंबल हमने पूरी करी थी। आज हम बात करते हैं उसी की एक सहायक नदी, लेकिन राजस्थान की ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बनास नदी। देखिए, हमने पश्चिमी बनास भी देखा था, यानी कि वेस्टर्न बनास। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है भाई। वो अरब सागर की नदी है, और ये जो है ये यमुना में मिलेगी, मतलब सॉरी, ये चंबल में मिलेगी। और चंबल अल्टीमेटली किस में जाती है? यमुना के अंदर मिल जाती है। और वो सब सारा मैटर किधर जाता है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो ये बनास रिवर अलग है भाई। तो बनास रिवर के बारे में आप हेडिंग डालना, और साथ साथ में लिखना ये चार चीजें। ओरिजिन मतलब उद्गम लिखना, कन्फ्लुएंस का मतलब आपको पता ही है, संगम। लेंथ के बारे में लिखना, और लंबाई। और चौथा कैचमेंट एरिया या फिर ड्रेनेज एरिया, एक ही बात है। वैसे इसका ट्रू सेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज एरिया डिफरेंट चीज होते हैं। लेकिन हमें देख रहे हैं कि कौन से जिले में बहती है, कौन सी जगह से। तो आप देखिए, ओरिजिन देखते हैं भाई इस नदी का। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ये नदी जो है, ये राजस्थान के अंदर जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियां हैं। खमनोर जगह है, वहां की पहाड़ियां हैं। तो खमनोर हिल्स से आप लिखना साथ साथ में, फ्रॉम खमनोर हिल्स। खमनोर हिल्स यानी कि कौन सी? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। जहां से ये निकलती है उसके पास में एक मठ है भाई। उस मठ का नाम है वैरों का मठ। और कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा वैरों या भेरों का मठ। मठ समझते हैं आप, मोनेस्ट्री। वैसे ये जो बौद्ध धर्म होता है उसके अंदर जो इनका धार्मिक स्थल होता है, जहाँ पे ये पूजा अर्चना करते, एक तरीके से मंदिर समझिए भाई। इनका पूजा अर्चना का स्थल जो है वो मठ कहलाता है, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री ऑफ वैरों या भैरों आप लिख सकते हैं, मोनेस्ट्री। तो एग्जाम में खमनोर हिल्स न देख के एक बार ये भी पूछा, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, कि बनास रिवर जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो भैरों का मठ या फिर ये मैरो, ये सॉरी वैरों का मठ है, तो वहां से इसका उद्गम होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो हमें आना चाहिए भाई, औरों से मतलब नहीं। और इसके बाद में ये कहाँ पे जाके मिलती है, तो ये चीज आप कल सीख चुके थे लास्ट क्लास में। तो वो है चंबल नदी। चंबल नदी में भी रामेश्वरम में मिलती है ये। रामेश्वरम घाट जो कि किधर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी तो आप कर ही लेंगे ना, क्योंकि अपना टाइम बचता है। वैसे भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने में एक तरीके से, अगर मान लो हिंदी में लिखवाने में 10 सेकंड लगते हैं, तो उतना का उतना ही टाइम उसमें लग जाए तो डबल हो जाता है ना अपना काम। तो अपनी क्लासेस इसलिए भी थोड़ी लेंदी होती है, हल्की सी लंबी होती है। तो आप एक काम करिए ना, हल्की हल्की चीजें, जो चंबल है, अब इसको मैं क्या इंग्लिश में लिखूं, रामेश्वरम उसको मैं क्या इंग्लिश में लिखूं, तो आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे इस चीज में, ठीक है। कभी कभी मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, कभी कभी मैं हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 512 है भाई। 512 किलोमीटर जो है, हमारे एचएम सक्सेना जी है उनके अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी इसकी ओल्ड जो लेंथ है, वो आ जाएगी 480 किलोमीटर। ये नई है, इसके लिए आप न्यू लिख सकते हैं, और ये ओल्ड वाली है ही है। ओल्ड क्यों है और नई क्यों है? नए सर्वे हुए हैं भाई, इसलिए उनकी एग्जैक्ट लेंथ अभी पता चल गई। अभी ये 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा नदी निकल के आ गई। तो राजस्थान में ही है ये नदी, और राजस्थान के अंदर 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा होना मतलब ये बताता है कि पहले वाला सर्वे हल्का सा गलत था, और गलत होने में कोई बुराई नहीं है भाई। तो दोनों ही ध्यान रखेंगे, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में हम इसका कैचमेंट एरिया देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पे बहती है। देखिए, मैंने बोला कि ये यहाँ पे आप लिखना राजसमंद, सॉरी, राजसमंद जरूर लिखना। हाँ, तो राजसमंद कहाँ पड़ता है? मेवाड़ प्लेन्स के अंदर आता है। हमने भौतिक प्रदेश देखे थे, तब मैं आपको थोड़ा सा याद भी करवा दूं। भौतिक प्रदेश में हमने देखा था, एक तो होते हैं मेवाड़ प्लेन्स, जिसके अंदर कौन से आते हैं, इसको एक ट्रिक से याद रख लेंगे आप। आरबीसी यू। आरबीसी क्या होती है आपको पता है क्या? रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? रेड ब्लड कार्पसल्स, ये जो भी होती है। तो ये कुछ कुछ तो हमारे शरीर में काम में आती है। आर से क्या आ जाता है यहाँ पे? राजसमंद आ जाएगा। ब्लड के अंदर होती है क्या? आरबीसी। बी से आ जाता है भीलवाड़ा। सी से आ जाएगा चित्तौड़। भाई मेरे पीछे चित्तौड़गढ़ है, तो आप चित्तौड़ लिख लेना, या हटूं क्या?
और चौथा आ जाता है उदयपुर। ये 4 जगह पे ये नदी निकलती है और इस एरिया को कैच करती है। आप लिख लो, मेवाड़ प्लेन्स के अंदर क्या क्या आता है, RBCU, इसको याद करने की ट्रिक है भाई। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। फिर उसके बाद में हमने मालपुरा करौली का प्लेन भी देखा था, ध्यान है क्या? मालपुरा करौली प्लेन्स, मालपुरा करौली का मैदान ऐसे लिख सकते हैं आप हिंदी में। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, ATM याद रख लो, ATM। और इसके छोटा सा S लगा लेना ताकि आप भूलो नहीं। ए से क्या आ जाएगा हमारे पास में, अजमेर। ई से आ जाता है टोंक, और मेरे पीछे चला जाएगा सवाई माधोपुर। देखिए, ये सारा है इसका कैचमेंट एरिया। मेवाड़ प्लेन्स आई गए, उसके बाद में मालपुरा करौली प्लेन्स के अंदर हमने एक ट्रिक देख ली ATM करके, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो ये इस एरिया के अंदर ये नदी बहती है। ये बनास नदी का एक जनरल इंट्रोडक्शन है, जैसे आपके आधार कार्ड पे लिखी हुई रहती कई सारी बातें, वैसे ही इसके ऊपर हमने लिख दी कई सारी बातें। तो आगे हम देखते हैं इस नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं। तो 1 सेकंड का पॉज ले लो, रोक के इसको लिख लो। लिख लिया ही होगा आपने सारा। आगे चलते हैं, तो फिर आगे चलेंगे तो आती है ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। और आपको पता ही है ट्रिब्यूटरीज हम सारी की सारी गंदी गंदी ट्रिक्स बना के मतलब हम याद करने की ट्राई करते हैं। तो इसकी भी सहायक नदियों की कोई एक ट्रिक होगी। ठीक है, तो इसकी नदी की ट्रिक क्या है कि कालिदास जो है, कालिदास की मौसी का नाम है मैना मौसी। वो मौसी उसको आम ला के देती है एकदम ढीले ढीले टाइप की, बस ये इतनी सी है। उसकी वजह से कालिदास को आ जाता है गुस्सा, और कालिदास उसकी क्या कर देता है, पिटाई विटाई कर देता होगा। तो ऐसे करके एक ट्रिक है भाई। तो ट्रिक क्या है सुनना, साथ साथ में लिख भी लेना बाद में आप। कालिदास, कालिदास को ढूंढकर, कालिदास को ढूंढकर, कालिदास कहीं छुपा हुआ था या घूम रहे थे। कालिदास को ढूंढकर मैना, ये मैना है तोता मैना वाली, मैना मासी, ढीले आम, ढीले आम होते ना खराब जो हो जाते हैं गलने के बाद में, बांटने गई। तो इस वजह से कालिदास को क्या आया होगा, गुस्सा। तो उसने सो मार खाई। किसने खाई मार, मासी ने खाई भाई। तो मासी को बख्शा नहीं कालिदास ने। तो ऐसी सी ट्रिक है, हमें बस याद करने से मतलब होता है और सारा कुछ समेट लेते हैं। काली से क्या हो जाती है, काली सील। ये काली सिंध नहीं है भाई, वो काली सिंध थी। और दास से हमारे पास में आ जाती है डाई नदी। ओ से हमारे पास में आ जाती है कोठारी नदी। ठीक है, ढूंढ कर से आ जाती है ढूंढ नदी। मैना से आ जाती है हमारे पास में मैनाल। मासी से हमारे पास में एक नदी आती है जिसका नाम है मानसी। ये मानसी नहीं है, वो मानसी वाकल वाली अलग चीज है, ये मानसी है। लेकिन इसको इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा, या SHI लिख लो, कुछ भी है। तो ये मानसी नदी है, और बोलने में इसको मानसी भी बोल देते हैं, वो तो है ही है। तो उसके बाद में ढीले से क्या आ जाती है, ढील नदी। फिर आम से क्या आ जाती है हमारे पास में, आयड़ नदी, उदयपुर वाली। उदयपुर से है क्या कोई। बांटने से आ जाती है बांडी नदी। देखिए बांडी नदी 3 है, मैं आपको लिखवा भी दूंगा आज वाली क्लास में। बांडी एक नहीं है। गई से हमारे पास में आ जाते गलवा या गोलवा, गलवा या गोलवा नदी। ठीक है, सो से हमारे पास में क्या आ जाती है, सो डरा। अब एक एग्जाम थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे कि भाई कौन सी ऐसी नदी है, निम्न में से कौन सी ऐसी बनास की सहायक नदियां है, नदी है जो बनास के दाईं ओर से बहती है, मतलब दाईं ओर में मिलती है इसकी बनास के अंदर।
तो उसके अंदर ऑप्शन था सोडरा। बाकी ये सोडरा नदी कहीं नहीं मिलेगी आपको। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बस लिख लो, क्या पता कल को ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए बस। बाकी चांसेस कम ही होते हैं, कई बार एग्जामिनर की जच जाती है हर कुछ पूछने की। ये मार से आ जाएगी मोरेल नदी, और खाई से आ जाती है खारी नदी। खारी भी एक नहीं है, ज़्यादा है भाई। तो ये है ट्रिक, आप एक बार के लिए ये ट्रिक देख लो, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। पॉज करके आप देख लो, ये सारी लिख लो, और अभी हम आगे चलते हैं। इसके बारे में एक दो पॉइंट आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे भी वैसे मैं लिखा दूंगा। एक तो खारी नदी के बारे में लिखेंगे, और एक लिखेंगे हम आयड़ या बेड़च नदी के बारे में। वैसे हम आगे लिख लेंगे, एक सेकेंड। तो ये खारी जो नदी है, खारी नदी सबसे लंबी सहायक नदी है भाई इसकी। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी, बनास की इंग्लिश वाले लिखना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास, सबसे लंबी सहायक नदी। और बेड़च जो है, ये बनास की सबसे लंबी सहायक नदी दाईं ओर से। दाईं ओर से, या फिर इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द राइट ऑफ बनास, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द राइट ऑफ बनास। ये वाली बात लिखने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं इस नदी का चित्र। देखिए, इस नदी का चित्र समझने के लिए हमें क्या बनाना होगा, हमें बनाने होंगे खमनोर के हिल्स, क्योंकि वहीं से ये नदी निकली है। तो बढ़िया सी जगह छोड़ के सबसे पहले खमनोर हिल्स बनाएंगे, और उससे ये नदी निकाल दो। कहाँ तक जाएगी भाई ये नदी, तो ये नदी जाएगी चंबल तक। ये चंबल आ गई हमारी, हमें आगे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये रामेश्वरम घाट तक पहुंचा दिया है हमने नदी। और इधर से इसमें कौन सी नदी मिलती है, सीप नदी। तो ये सीप नदी हो जाएगी, और ये चंबल नदी हो जाएगी, और ये कौन सा घाट हो जाएगा, रामेश्वरम घाट। घाट जहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम है, और ये कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। इतनी डिटेल में नहीं जाना है। तो ये क्या है, खमनौर हिल्स है भाई। और इस नदी का क्या नाम है, बनास। ये बनास नदी यहाँ से निकली, और ऐसे करके इसमें मिल गई। अब इसके अलावा इसमें कौन सी नदियां मिलती है, तो सबसे पहले इधर उदयपुर की साइड में ये राजसमंद आप लिख लेना चाहे तो, राजसमंद। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी वाले हिंदी में। इधर उदयपुर की साइड में एक गोगुंदा हिल्स करके हमने पढ़ा था, ये पड़ता है उदयपुर में। इससे एक नदी निकलेगी, जिसका निकलते टाइम तो नाम है आयड़ नदी, जहां पे आहड़ सभ्यता भी है, आयड़ नदी। ठीक है, बाद में ये नदी मिल जाती है एक झील के अंदर, जिसका नाम है उदय सागर। उदयपुर के अंदर है भाई ये भी, उदय सागर झील। इसके अंदर लेक उदय सागर या उदय सागर लेक आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ये जो नदी आगे बहेगी, तब इसका नाम चेंज होके क्या हो जाता है, बेड़च नदी। और ये फाइनली मिल जाती है बनास के अंदर। अब मैं इसका नाम दूसरा लिख रहा हूं, बेड़च, क्योंकि ये पहले आयड़ नदी है, इसका नाम ही चेंज होके क्या हो गया, बेड़च। इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेंगे, बेड़च। ठीक है, ये बेड़च नदी है। लेकिन इसके साथ ही साथ में यहाँ पे भीलवाड़ा का जो मांडलगढ़ है, भीलवाड़ा, यहाँ से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है मेनाल नदी। ये भी आके यहाँ पे बनास के अंदर मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या लिखूं मैं, मेनाल।
ठीक है। और यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद के अंदर, इसका नाम भी बिगोद है, जगह का नाम है बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। बिगोद त्रिवेणी संगम जो बनता है उसके अंदर 3 नदियां कौन सी है, बनास तो है ही है, बेड़च नदी है, और उसके बाद उसके साथ साथ में मैनाल नदी है। तो ऐसे करके एक त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद में दीवेर का आपने नाम सुना है, दीवेर हिल्स। दीवेर हमारे मेवाड़ की एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे दीवेर का युद्ध भी हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर जब देखेंगे। तो दीवेर हिल्स से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी नदी। ये कोठारी नदी भीलवाड़ा में ही कहीं आफ्टर द त्रिवेणी संगम ट्राई जंक्शन इसके अंदर मिल जाती है, बनास के अंदर मिल जाती है। इस नदी का नाम तो क्या है, कोठारी नदी, और मिलती है किसके अंदर है, बनास के अंदर मिल जाती है। ठीक है। इस नदी पे एक बांध भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है मेजा। जब हम डैम्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डैम्स का यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी होता है, तो थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो सारे लिख भी लेंगे। और इसके बाद में जस्ट आफ्टर दैट एक डैम और है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट डैम, मैं कहूँ राजस्थान के अंदर डैम्स के अंदर सबसे जो यूजफुल डैम है वो है ये वाला, इसका नाम है बिसलपुर डैम। बिसलपुर है भैया, ठीक है, बिसलपुर डैम। ये बनाने के बाद में हम आगे चलेंगे इस नदी के बारे में। एक सेकंड। यहाँ पे ऊपर कहीं पे और हिल्स है जिनका नाम है बिजराल की पहाड़ियाँ। बिजराल की पहाड़ियाँ, और बिजराल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हारी नदी। ठीक है। ये देखिए लंबी दिख भी रही है आपको, हमने यही तो लिखा था ना ऊपर में कि बनास की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो खारी है। तो कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है खारी नदी। और इसी के साथ में अजमेर से एक डाई नदी और आके इसके अंदर मिल जाती है, और एक और त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे। डाई नदी कहाँ से आ रही है, अजमेर से, AJR लिख रहा हूँ, अजमेर है ये। यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम बनता है राजसमंद सॉरी राजमहल टोंक के अंदर। तो टोंक मैं आगे लिखवा दूंगा आपको, ढंग से कोई टेंशन नहीं है। राजमहल, ये एक और त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद में आगे जब हम और आगे चलते हैं तो किशनगढ़ के अंदर, किशनगढ़ आता है यहाँ कहीं, किशनगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, किशनगढ़ से जो नदी निकलती है उसका नाम है मानसी नदी। जो लिखा था हमने, किशनगढ़ का के लिख लो या फिर किशनगढ़ लिख लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये मिलती किस में है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक और त्रिवेणी संगम यहाँ पे बनता है। ये है टोंक का ही एक जगह देवधाम जोधपुरिया, वहां पे एक और त्रिवेणी संगम मिलता है जयपुर की एक नदी बांडी आने से। देखिए एक नदी अलवर वाली भी थी, सॉरी वो लूनी नदी वाली भी थी बांडी, जो पाली से निकलती थी। ये जयपुर से निकल के एक और त्रिवेणी संगम बनाते हैं। आप हल्का सा और थोड़ा सा वो लिखना, खुला खुला लिखना, और इसका नाम क्या है, देवधाम। ये टोंक के अंदर पड़ता है। देवधाम के अंदर एक और त्रिवेणी संगम बन गया। उसके बाद में 2 नदियां और है। एक नदी का नाम तो है मोरेल नदी, जो हमने देखा था ना, मोरेल। और एक नदी का नाम है काली सील, ये आती है करौली से। काली सील, ठीक है। मोरेल जो है वो जयपुर से आती है, आप चाहो तो लिख लो। और ये कहाँ से आ जाती है, करौली से। तो भाई ये डायग्राम है, ये मैं चाहूँ तो पहले से भी बना सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये नदी को पढ़े हम कैसे। तो आप इसको बार बार में बनाने की प्रैक्टिस करो, तो भी आप ऐसे ही करना। हमने कैसे बनाया समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा खमनौर हिल्स बनाए थे राजसमंद वाले, उससे हमने बनास नदी निकाल के किसमें मिला दी, चंबल नदी के अंदर मिला दी। उसके बाद में हमने देखा गोगुंदा हिल्स से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, आयर नदी।
लेकिन ये आयड़ नदी जैसे ही उदय सागर झील का निर्माण करती है, यानी कि नदी ही फैल के एक जगह पे झील का निर्माण कर दिया, उसके बाद में भी उसका फ्लो और ज्यादा था तो वो आगे एक स्ट्रीम के अंदर बह गई, जिसका नाम क्या दे दिया, बेड़च। ये बेड़च जाती है घूमते फिरते हुए भीलवाड़ा की तरफ, बिगोद के अंदर जाके ये बनास के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ही एक नदी और आती है जिसका नाम क्या है, मैनाल नदी। ये भी मिलती है बिगोद में और एक बनता है त्रिवेणी संगम, बनास का, बेड़च का और किसका, मैनाल नदी का। इसको क्या कहते हैं, बिगोद में है इसलिए बिगोद त्रिवेणी संगम। उसके बाद में दीवेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोठारी, वो आके किसके अंदर मिल जाती है, बनास के अंदर। उसके बाद में बिजराल की पहाड़ी से भी एक नदी आती है जिसका नाम है खारी नदी, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद में अजमेर से एक डाई नदी आती है, वो मिलती है। तो टोंक के अंदर एक क्या बन जाता है, राजमहल नाम का, क्या राजमहल जगह का नाम है, और उधर क्या बन जाता है, त्रिवेणी संगम। फिर उसके बाद में मानसी नदी और ये जो बांडी नदी है ये मिलके एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। फिर ये मोरेल और काली सील है, ये जरा सा बच गए, वरना अगर पास पास होते तो ये भी एक और त्रिवेणी संगम बन जाता। टोटल 4 त्रिवेणी संगम दिख रहे हैं मुझे इस नदी पे। बिगोद वाला दिख रहा है, उसके बाद में राजमहल वाला दिख रहा है, देवधाम दिख रहा है, और रामेश्वरम अल्टीमेटली इसका त्रिवेणी संगम है ये। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे और उसके बाद में हम आगे चलेंगे, इस नदी के फीचर्स लिखते हैं। ठीक है, आपने पॉज कर लिया होगा और लिख लिया होगा, मैं ये मानता हूँ। तो हम आगे चलते हैं, इस नदी के फीचर्स लिखते हैं भाई। फीचर्स, मुख्य बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु, जो भी आप चाहे लिखें। सबसे पहले हम इस नदी के क्या देखेंगे, अदर नेम्स देखेंगे, उपनाम देखेंगे। उपनाम या अदर नेम्स इस नदी के क्या नाम है। इस नदी को कहा जाता है कि ये वन की आशा है, इसका नाम भी वैसे ही है, बनास। आस किसको बोलते हैं, आशा को बोलते हैं। वन का बिगड़ा हुआ रूप बन, बन सुना है ना आपने, वो खाने वाला बन नहीं, वन को ही बन भी बोलते हैं, है ना। कई जो चौपाई होती है या फिर जो भजन वजन होते हैं ना, उसमें बन का इस्तेमाल किया जाता है वन की जगह। तो वन की ये आशा है। बनास इस नदी का नाम इस तरीके से पड़ा है। लेकिन ये वन की आशा कैसे है, कोई भी नदी वन की आशा इसलिए हो सकती है क्योंकि वो पानी प्रोवाइड करवाती होगी। तो इसका नाम लिखेंगे हम वन की आशा, होप ऑफ फॉरेस्ट, या हिंदी वाले लिखना वन की आशा। वन की आशा को ही मैं अगर कंबाइन कर दूं तो वर्णाशा नहीं हो जाएगा क्या, आप वर्णाशा भी लिख लेंगे। फिर इस नदी का नाम है वशिष्ठी नदी। ठीक है, ये इसके कुछ उपनाम हैं भाई। वशिष्ठी नदी नाम है इसका, और एक होप ऑफ फॉरेस्ट है। तेज वशिष्ठ जो है वो इसके ऊपर पूजा करते थे, या इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, डुबकी लगाते थे। तो इसके बारे में सबसे पहले एक चीज हम लिखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो इसके फीचर्स की बात चल रही थी। फीचर्स में सबसे पहला फीचर आप लिखेंगे कि यह एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। यह एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित को इंग्लिश में आप लिखेंगे इट इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर। सुपर इम्पोज्ड रिवर। देखिए, सुपर इम्पोज्ड रिवर का क्या मतलब होता है। मान के चलना कोई एक नदी है, नॉर्मली अपनी बह रही है, लेकिन इसका जो एरिया है, पानी आपको पता है मिट्टी को काटता है, चट्टानों को काटता है, वो सब कुछ काट सकता है ना। कंसिस्टेंसी बनी रहती है अगर किसी धारा की, तो वो आराम से उसको काट देगा। तो होता क्या है कि जैसे चंबल नदी है, उसका बहाव बहुत तेज होता है, इसकी वजह से वो क्या करती है, काटती फाड़ती भी चलती है। हमने देखा था गॉर्ज बनते हैं, लास्ट क्लास में देखा था। वैसे ही ये नदी भी जहां से ये बहती है, खमनोर के हिल से बहती बहती, इसका जो समतल जो बहाव क्षेत्र है वो थोड़ा मुलायम होने की वजह से, इतना मुलायम भी नहीं है जैसे कोई अपनी स्किन है या फिर कोई कुशन है, उतना मुलायम नहीं, लेकिन पत्थरों के मामलों में जो मुलायम चीज हो सकती है वैसा है। और वैसा होने की वजह से पानी उसको इजीली काट देता है। और पानी अपना नॉर्मली जैसे चंबल तक जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसने अलग रास्ते और खोज लिए क्योंकि वह काटता हुआ चल रहा है नदी को। मतलब समझना मेरी बात, ये नदी जा रही है और जाके किसके अंदर मिल गई, चंबल के अंदर। मिलनी उधर ही है, लेकिन हुआ क्या है कि ये कोमल जो
चट्टानें थी, उसकी वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो काटता हुआ दूसरी डायरेक्शन भी ढूंढ लेता है और ऐसे करते हुए इधर से या ऐसे से करते हुए इस तरीके से वो जाता है। तो उस वजह से ये क्या होती है, नदी एक प्रकार से अध्यारोपित हो जाती है जमीन के अंदर और ज्यादा सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे को। वैसे सुपर इम्पोज का मतलब ऐसे होता है कि मैं मेरी एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दूं, तो ये एक प्रकार से अध्यारोपित करना हुआ। वैसे ही ये नदी जो होती है नीचे चट्टानों की गहराई के अंदर चली जाती है, इसी टर्म को इन्होंने बोल दिया अध्यारोपित नदी। सिंपल सा है, समझना है बस। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आया हुआ है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, उसके अंदर चंबल भी होती है और बनास भी होती है, राजस्थान में दो ही है। तो आप इसके ब्रैकेट में ये और लिख लेंगे कि एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर, ऐसा, या फिर अध्यारोपित नदी के उदाहरण में क्या आ जाएगा, एक तो चंबल आ जाएगी और एक ये हमारी बनास। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, अध्यारोपित नदी के। ये लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं तो आप इनको हल्के में ना लेना। फिर सेकंड फीचर अपन इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए ये नदी जो है हमनौर के हिल से स्टार्ट होती है, राजसमंद यानी कि राजस्थान का पार्ट, और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के अंदर जाके मिल जाती है। यानी कि ये नदी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बह रही है, ये तो श्योर है। और फिर इस नदी की लेंथ मैंने कितनी बताई थी, ऊपर देखिए 512 मान लेते हैं अपन तो, यानी कि 512 किलोमीटर की कोई नदी है जो राजस्थान में बह रही है, तो ये बहुत लंबी नदी हुई ना भाई। तो राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, यानी कि इस नदी का पूर्ण बहाव सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। आप लिखना, मैं समझाता हूं। संपूर्ण बहाव की दृष्टि से, संपूर्ण बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे लंबी, यह राजस्थान की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है। इट इज longest river of Rajasthan in Rajasthan. It is longest river of Rajasthan in Rajasthan. ये राजस्थान के अंदर वाली, समझ में आई बात, संपूर्ण बहाव की दृष्टि से। आप भी लिख लीजिए हिंदी में भले ही, संपूर्ण बहाव की दृष्टि से। संपूर्ण बहाव तो समझते हैं ना, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट, बहाव का मतलब फ्लो, कंप्लीट फ्लो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी सही टर्म जो है वो, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान इन राजस्थान एंड ऑल्सो लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर कैपेसिटी, या फिर वॉल्यूम लिख सकते हैं, वाटर कैपेसिटी। लिखिए आपने ये वाली बात। फिर उसके बाद में तीसरी लाइन इसके बारे में लिखना, इस नदी पर 4 त्रिवेणी संगम है। यह नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाती है, यह नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाती है। दिस रिवर फॉर्म्स 4 ट्राई जंक्शंस। ट्राई जंक्शंस या फिर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी कन्फ्लुएंस। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सीक्वेंस वाइज। ए लिखेंगे बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है भाई। उसके बाद में सेकंड देखा था हमने, राजमहल टोंक में पड़ता है। फिर थर्ड जो आ जाता है वो है देवधाम, जोधपुरिया। ये भी टोंक के अंदर पड़ जाता है। और चौथा हमारे पास में आ जाता है रामेश्वरम। और ये कहां पे आता है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बनास में चारों जगह लिख सकता हूं, बनास बनास बनास। बिगोद के अंदर हमने देखा था कि एक तो बेड़च नदी है, आयड़ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेड़च ज्यादा सही है ना, क्योंकि उसका नाम कन्वर्ट होके बेड़च हुआ था। बाकी नदी दोनों एक ही है भाई, एक ही नदी है ये। और फिर उसके बाद में मैनाल, ये 3 मिलके बनाते हैं एक। फिर उसके बाद में खारी एंड डाई। फिर उसके बाद में बनास के अंदर ये नदी मिलती है मानसी। मानसी के बाद में एक आती है बांडी, ये बनाती है देवधाम जोधपुरिया, टोंक के अंदर पड़ता है। और रामेश्वरम आपको पता ही है कौन सी मिलती है,
चंबल एंड सीप, ये चार मिलके क्या बनाते हैं, चार त्रिवेणी संगम। इसके बाद में एक चीज हमने देखी थी, जो बांडी नदी है लूनी वाली, याद करिए, उसको हमने बोला था कि केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान है भाई, ये राजस्थान की बहुत ही पॉल्यूटेड, ये लूनी की सबसे पॉल्यूटेड नदी है वैसे, और इसको कई बार एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है ना, तो इस हिसाब से पूछता है राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, उसमें से 3 तो नॉर्मल दे देगा और एक दे देता है बांडी नदी, तो अब ऑब्वियस सी बात है बांडी नदी ही होगी। लेकिन जो रिसेंट जो है डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपन अगर राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदियों की बात करें तो उनमें से कौन सी आती है, एक तो आती है ये आपकी बनास नदी, और एक आती है चंबल नदी। देखिए चंबल नदी भी जो है वो भी काफी पॉल्यूटेड है, और ये बनास नदी है ये भी काफी पॉल्यूटेड है। चंबल नदी इसलिए पॉल्यूटेड है, सॉरी ये बनास जो नदी है इस पे चार तो त्रिवेणी संगम है जो पूजनीय स्थल होते हैं, तो मैन मेड जो है पॉल्यूशन वो भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ में यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है या फिर जो बजरी जो है उसका खनन भी होता है, तो उसकी वजह से जो अपशिष्ट होता है नदी माइनिंग की वजह से जो भी अपशिष्ट होता है वो भी इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो काफी सारे रीजन होते हैं, तो आप लिखना इसके बारे में, बनास इज वेरी पॉल्यूटेड रिवर ऑफ राजस्थान। अब देखो आपको समझदारी से काम में लेना है, बांडी के बारे में पूछेगा तो बांडी करना है, बनास के बारे में पूछेगा तो बनास करना है, चंबल के बारे में तो नहीं पूछेगा, चांसेस कम है, लेकिन बनास और बांडी के बीच में से पूछेगा। आपको मेनली दोनों ऑप्शन एक साथ में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और मिलते हैं तब देखते हैं क्या होगा। बाकी आप क्या लिखेंगे, बनास इज मोस्ट पोल्यूटेड या फिर वेरी पोल्यूटेड रिवर ऑफ राजस्थान ड्यू टू द टेक्सटाइल एंड ग्रेवल माइनिंग इंडस्ट्रीज, ड्यू टू टेक्सटाइल एंड ग्रेवल माइनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। हिंदी में लिखना, बनास राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, या बहुत अधिक प्रदूषित नदी है, आप सर्वाधिक प्रदूषित ही लिखिए, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं टेक्सटाइल को क्या लिखेंगे, कपड़ा उद्योग व बजरी खनन के कारण। मेनली इसका ये रीजन आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे इसका क्या रीजन है। फिर इतना हो जाने के बाद में हम देखते हैं इस नदी के ऊपर डैम्स भी बने हुए भाई, तो कौन से डैम्स है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डैम्स थे वो तो लिखवा दिए, बाकी डायग्राम न बना के हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, डैम्स ऑन बनास नदी के बांध। आप सबसे पहले एक बांध का नाम लिखेंगे, ये नाम पूछे जाते हैं भाई। पहला आप नाम लिखेंगे बाघेरी का नाका, बाघेरी का नाका, ये कहां पे पड़ता है, ये राजसमंद के अंदर है। किसके ऊपर है ये, बनास नदी के ऊपर है, ठीक है। बाघेरी का नाका इंग्लिश वाले लिख लेंगे, बाघेरी का नाका, बाघेरीज नाका नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में बी लिखेंगे आप, सेकंड लिखेंगे नंद समंद, नंद समंद बांध, ये भी राजसमंद के अंदर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डैम है, इसके बारे में आप लिखना, नंद समंद बांध राजसमंद की जीवन रेखा कहलाता है, नंद समंद बांध इज द लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद, नंद समंद डैम इज लाइफ लाइन ऑफ राजसमंद। क्यों, जीवन रेखा का क्या मतलब होता है, नदी जो है वो एक तरीके से लाइन की फॉर्म में तो बहती है, धारा, तो पानी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके प्यास मिटाती है यहाँ के लोगों की, इसलिए तो क्या बोल दिया, इधर के लोगों की जीवन रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा लिखना आप सी, मातृकुंडिया, ये भी डैम का नाम है। मातृकुंडिया वैसे पवित्र स्थल भी है, हम आगे देखेंगे कल्चर के अंदर। मातृकुंडिया डैम जो है, इस डैम के अंदर 52 गेट है भाई, मातृकुंडिया डैम, और इसके अंदर क्या है, 52 गेट है, और वैसे इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार। इस बांध को नहीं कहते, मातृकुंडिया जगह को, आप चाहे तो लिख लीजिए मातृकुंडिया, और फिर इसके एक एरो लगा के लिख लीजिए मेवाड़ का हरिद्वार, हरिद्वार ऑफ मेवाड़, मातृकुंडिया कहलाता है, मातृकुंडिया बांध नहीं। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डैम आता है, ये सीक्वेंस में भी चल रहा है भाई,
उस नदी के ऊपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। चौथा डैम आ जाता है हमारे पास में बिसलपुर डैम। ये इंपॉर्टेंट डैम है भाई। बिसलपुर बांध या बिसलपुर डैम, ये पड़ता कहाँ पे है? टोंक के अंदर पड़ता है। ये बनाया गया था नाबार्ड की सहायता से द्वारा। यह नाबार्ड की सहायता से, नाबार्ड क्या होता है वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। नाबार्ड की सहायता से, ये नाबार्ड की सहायता से बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 1999 में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड एक गवर्नमेंट की एजेंसी समझ लीजिए, गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेशन समझ लीजिए, जो क्या हेल्प करता है, जो सहकारी बैंक्स होती है या बहुत सारी जो ग्रामीण बैंकें होती है, ये मतलब एक तरीके से पैसे प्रोवाइड करवाती है सरकार में किसी जगह पे, जैसे बैंक में हो गया, या मतलब जो लोन प्रोवाइड करने वाली क्षेत्र में हो गया, या किसी कल्याण जन कल्याणकारी जो संस्थाएं होती हैं, उनको पैसा अगर चाहिए होता है तो वो पैसा नाबार्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। ज्यादातर गांवों के अंदर, अर्बन के अंदर भी होता है, लोकल के अंदर, रूरल के अंदर भी होता है। वो जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी इसकी, वो मैं आपको उस टाइम पे समझा दूंगा। तो नाबार्ड की सहायता से ये बना था डैम जो है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ तो भाई हम बिसलपुर डैम के बारे में देख रहे थे। बिसलपुर डैम जो है उसके बारे में हम क्या लिख चुके थे कि ये नाबार्ड की सहायता से बना है। नाबार्ड क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया उसके बारे में एक। फिर उसके बाद में हम इसके बारे में चीजें लिखेंगे, आप लिखना। यह राजस्थान का सबसे बड़ा, यह है राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल आधारित, यह राजस्थान की सबसे, का तो की इजीली कर सकते हैं ना। कई बार क्या होता है, हम किसी वर्ड को काटते हैं ना तो सामने वाले टीचर पे गुस्सा बहुत आता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल आधारित परियोजना है, पेयजल आधारित परियोजना है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा टोंक, टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा एंड सवाई माधोपुर को जलापूर्ति की जाती है। पेयजल यानी पीने के लिए, ठीक है। वो आप कैसे पियो, चाहे से सादा पी लो, चाय में पी लो, दूध में पी लो, है ना। और भी तरीके होते हैं क्या पानी को यूज करने के। तो फिर उसके बाद में टोंक के बारे में ब्रैकेट में एक चीज जो लिख लेना, सिंचाई में भी उपयुक्त। देखिए अब आपको ये रटने नहीं बैठना है। टोंक अजमेर हो गया, नागौर हो गया। जैसे ये बिसलपुर डैम टोंक में है तो टोंक तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। फिर उसके बाद में इसके आसपास वाले इलाके ही हैं ये। और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार ये बिसलपुर क्या है। जयपुर में रहने वाले लोगों को ही नहीं पता बिसलपुर क्या है, लेकिन बिसलपुर का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसलपुर का ही पानी पीते हैं वो, है ना। और ये पानी बहुत बढ़िया भी नहीं है वैसे तो क्या बोला था मैं आपको, एक आइडिया भी होना चाहिए कि हाँ बिसलपुर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही नहीं है ये। और उसके बाद में थोड़ा बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इतना नहीं तो टोंक का नाम दिया हुआ मिलेगा आपको कि बिसलपुर से किसको जलापूर्ति होती है वगैरह वगैरह, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आप अब इंग्लिश में लिखना, बिसलपुर डैम प्रोजेक्ट इज द, बिसलपुर डैम प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट वाटर, लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, largest drinking water project of Rajasthan, from which water is supplied to, from which water is supplied to, ये टोंक वाली बात लिख लो, टोंक अजमेर नागौर ये सब सप्लाइड टू दीज। और टोंक के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फॉर इरिगेशन। अब आप एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करेंगे, ये सारे नाम लिखेंगे और मैं आगे चल रहा हूं बिना रुके बिना, ओके। फिर इसके बारे में एक लाइन लिखना कि यह राजस्थान का, इसी डैम की बातें चल रही भाई, ये डैम के अंदर लिख रहे हैं सारी चीजें। बिसलपुर डैम जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व है। ये राजस्थान का, यह राजस्थान का, यह राजस्थान का पहला, यह राजस्थान का पहला जैव संरक्षण रिजर्व है। संरक्षण रिजर्व लिख लीजिए या जैव संरक्षण रिजर्व है। इट इज राजस्थान फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व।
इट इज राजस्थान फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ पे क्या स्पेशल है भाई, तो कलरफुल मछली जो है उसका ये बांध के अंदर नहीं बनाया गया है। कलरफुल जो मछली है उसका प्रजनन स्थल है और उसका संरक्षण स्थल है यहाँ पे इस एरिया के अंदर बिसलपुर डैम के आसपास, क्योंकि इसके अंदर मछलियां भी पाई जाती है, कलरफुल मछलियां जो है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखना इंग्लिश में लिखना, कलरफुल फिश एक्वेरियम एंड ब्रीडिंग सेंटर इज कलरफुल फिश एक्वेरियम एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये पूरा एक नाम है कि फिश एक्वेरियम का कलरफुल फिश का एक्वेरियम भी है और ब्रीडिंग सेंटर भी है, इज इस्टेब्लिश्ड along this along बिसलपुर। हिंदी में लिखना, रंगीन मछली का एक्वेरियम तथा प्रजनन केंद्र बिसलपुर के पास बनाया गया है। और इसको ये जब बारिश बढ़िया होती है ना, तब ये बढ़िया घूमने लायक जगह है, थोड़ी रिस्की भी होती है, तो सेफली घूमना चाहिए। बढ़िया जगह देखने के लिए हमारा जो टूरिज्म विभाग है वो इसको क्या बोलता है, मिनी गोवा बोलता है भाई। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मिनी गोवा, तो बिसलपुर डैम जो है वो मिनी गोवा कहलाता है। तो आप लिखना इसके बारे में, इट इज कॉल्ड एज मिनी गोवा ऑफ राजस्थान। मिनी नहीं समझते क्या, और गोवा नहीं समझते क्या, गोवा, मिनी गोवा ऑफ राजस्थान। ब्रैकेट में लिख लेना, बाई टूरिज्म डिपार्टमेंट। यह राजस्थान का मिनी गोवा कहलाता है, और ब्रैकेट में लिख लेना पर्यटन विभाग। एक स्काडा प्रणाली नाम की चीज होती है, स्काडा क्या होता है सुनना थोड़ा सा, स्काडा प्रोग्रामिंग या फिर स्काडा प्रणाली। आपने ऐसे नहीं देखे थर्मल प्लांट्स होते हैं या फिर किसी भी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके बेसमेंट के अंदर कुछ कंप्यूटर से ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरी बिल्डिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, लिफ्ट्स को कंट्रोल करते हैं, और कोई अलार्म लगाना हो तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो वैसे ही ये जो विद्युत उपग्रह होते हैं या फिर ये जो बांध होते हैं, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, जो उनको टेक्निकली ऑपरेट करने के लिए, एक तो मैन्युअली ऑपरेट करते हैं, ऐसे होता है ना, बांध खोलते हैं तो एक आदमी को भागते हुए देखते हैं हम फिल्मों के अंदर, वो भागता है और भाग के जाके ऐसे घुमा घुमा के वो बांध सा खोलता है, फिर उसको पानी पीना पड़ता है कई सारा। तो वैसे भी हो सकता है, ये तो होता है मैन्युअली ऑपरेटेड, और एक होता है टेक्निकली ऑपरेटेड। उस प्रोसेस के अंदर काम में आता है स्काडा प्रोग्रामिंग, स्काडा प्रणाली काम में आती है। आपको इंजीनियर नहीं बनना है और मैं बनने भी नहीं दूंगा, आपको बस समझना है कि ये वाला जो डैम है वो स्काडा प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल में किया जाता है। क्या कंट्रोल में किया जाता है कि पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ एक बटन दबाया, उसके अकॉर्डिंग पानी का स्तर एडजस्ट हो गया, या कोई मान लो कोई उसके अंदर डूब गया तो अलार्म बजाना हो, या फिर मान लो डूबा नहीं है तो ऐसे अलार्म बजाना हो, तो किसी भी वजह से अगर अलार्म बजाना हो तो बस ये एक बटन दबाओ, काम हो जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं, एक तरीके से समझो स्काडा प्रोग्रामिंग क्या होता है, बस आपको ध्यान में होना चाहिए, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्काडा प्रोग्रामिंग, दिस डैम इज कंट्रोल्ड बाय स्काडा प्रोग्रामिंग, या फिर इट इज कंट्रोल्ड बाय स्काडा प्रोग्रामिंग। इस बांध का नियंत्रण या संचालन स्काडा प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि इस बांध के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई अगर, तो एक प्रोग्राम चल रहा है ERCP, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है। वो जब हम सिंचाई पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो इस साइड की जो नदियां हैं, पूर्व जिसको कहते हैं, ईस्ट पूर्व को ही कहते हैं ना, तो उस साइड की जो नदियां हैं उसके लिए एक कैनाल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, मतलब नहरें बनाई जा रही हैं। तो उसके तहत क्या होगा, इस एक नहर ऐसी होगी जो बिसलपुर डैम के अंदर भी पानी लेके आएगी अगर पानी की कमी हुई तो आपको क्या लिखना है वो बताता हूँ। ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, इसके अंदर वाटर शॉर्टेज है, लिखना आप, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज इट इज बीइंग लिंक्ड, बीइंग ह्यूमन होता है ना, वैसे ही बीइंग लिंक्ड
being linked with ERCP, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट। आप मत लिखना अभी इसकी फुल फॉर्म आगे देख लेंगे हम आराम से। being linked with ERCP एंड पहली बात मैंने क्या बोला, बिसलपुर डैम में अगर पानी की कमी है, मतलब पानी की कमी हो रही है, इसलिए इसको ERCP के थ्रू जोड़ा गया ताकि इसके अंदर पानी की कमी नहीं हो। अब पानी बहुत ज्यादा मान लिया गया है, जोड़ा जा रहा है, मान लिया गया पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका जो एक्सेस पानी होगा वो किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा इसरदा डैम को। इसरदा डैम, अभी आप लिखना बंद करना, एक बार मैं बताता हूँ। इसरदा डैम या बांध, ठीक है। तो आप इसके आगे क्या लिखना, सबसे पहले आपने लिखा कि ये इसके अंदर पानी की शॉर्टेज है, इंग्लिश वाले पानी की शॉर्टेज है, इसलिए इसको किससे लिंक किया गया है, ERCP से। एंड एक्सेस वाटर ऑफ बिसलपुर विल बी गिवन टू इसरदा डैम। अब आपको पता चला, विल बी गिवन टू इसरदा डैम। हिंदी वाले लिखो भैया, पानी की कमी होने के कारण, जल का अभाव होने के कारण या पानी की कमी होने के कारण बिसलपुर डैम को, बिसलपुर बांध को ERCP से जोड़ा गया है, से जोड़ा जा रहा है या जोड़ा गया है, तथा इसका अधिक या अतिरिक्त जल इसरदा बांध को सप्लाई किया जाएगा, या फिर सप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी इंग्लिश हो गया, वो पहुंचाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे पांचवा डैम। अपने इतनी देर से 4 डैम पढ़ रहे हैं, जिसमें से बिसलपुर डैम इतना इंपॉर्टेंट था कि इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हमने। फिर पांचवा डैम ई करके आप लगाएंगे, जिसका नाम है इसरदा डैम। ये भी इसी नदी पे है। इसरदा डैम के बारे में आप सिंपल सा ये लिख लीजिए, ये बनेठा गांव है। हिंदी वाले भी लिख लो, इंग्लिश वाले भी लिख लो, बनेठा गांव टोंक के अंदर है भाई, ये भी, ठीक है। ये डैम्स हो गए, ये तो हुए बनास के डैम, बनास नदी के ऊपर कुछ बांध है। अन्य बांध और लिखेंगे आप, अन्य बांध। जो अन्य बांध हैं वो कौन से हैं भाई, तो अन्य बांध में आप लिखिए, एक तो बांध हमने देखा था मेजा बांध, इंग्लिश वाले भी लिख लो, हिंदी वाले भी लिख लो, मेजा। अदर डैम्स करके लिख लो। ये किस नदी पे है, कोठारी नदी पे, भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी भीलवाड़ा। ये क्या है, मेजा डैम को आप लिखना, मेजा बांध को भीलवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। मेजा डैम इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ भीलवाड़ा, कुछ भी। तो फिर उसके बाद में सेकंड आप लिखेंगे मोरेल के ऊपर है, मोरेल नदी जो है ना, उसके ऊपर भी एक डैम है जिसका नाम ही क्या है, मोरेल बांध। अब आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि मोरेल बांध किस नदी पे पाया जाता है ना, ये कहाँ पे है, ये हल्का सा पूछा जा सकता है। तो ये दौसा और सवाई माधोपुर के बॉर्डर पे है, दौसा और सवाई माधोपुर के बॉर्डर पे। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, तो आपने लिखा कि ये दौसा और सवाई माधोपुर के बॉर्डर पे है, सिंपल सी बात है, कोई पूछेगा नहीं। फिर एक गलवा या गोलवा नदी देखी थी, गलवा या गोलवा नदी देखी थी, ये कहाँ पे है, ये गलवा बांध है, बांध की बातें चल रही है, तो ये भी टोंक के अंदर है ये बांध। तो हम गलवा डैम जो है उसके बारे में देख रहे थे, और अभी आगे चलते हैं, 2-3 चीजें और लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये नदियाँ इंपॉर्टेंट है, और इनमें से जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, चंबल हो गई, लूणी हो गई या बनास हो गई, ये थोड़ा टाइम भी मांगती है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी भी ज़रूरी है भाई। बांडी नदी के बारे में 2-3 बात लिखेंगे आप, लिखना। मतलब 3 बांडियाँ हो गई, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी बांडी नदी कहाँ पे है। पहली बांडी जो लिखेंगे फर्स्ट करके लिखना, लूणी वाली, यानी कि लूणी की सहायक, ट्रिब्यूटरी ऑफ लूणी, पाली से लूणी, सॉरी, पाली से लूणी। सेकंड आप बांडी के बारे में लिखना, दूसरी बांडी है भाई, ये कौन सी है,
बनास की सहायक वाली जो हमने पढ़ ली। बनास की सहायक, और ये कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती है। अब एक चौथी नहीं, तीसरी वांडी और है, वो है एक फाय सागर नदी है, झील है। हम आगे पढ़ेंगे झीलों के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से झीलें कवर करेंगे, आपको मजा आ जाएगा झीलें पढ़ के, देखना। तो झीलें जो है उसका एक नाम भी पढ़ा है अभी फाय सागर का, वरुण सागर नाम। तो ये क्या करती है? फाय सागर या वरुण सागर, ये वरुण सागर लेटेस्ट नाम है, अभी पढ़ा था पिछले साल ही। वरुण सागर में पिछले साल नहीं, मेरे ख्याल से अभी जनवरी फरवरी के आसपास की ही बात है, वह वरुण सागर में अपने जल को उड़ेल देती है, जल को उड़ेलती है फाय सागर या वरुण सागर। ये तीन हो गई भाई बांडिया, बांडी नदियां तीन हो गई। इसके बाद में एक नोट और लगा के आप लिखना, एक नोट और लगाना, द्रव्यवती नदी। अब सुनना क्या होता है। द्रव्यवती नदी जो है, या इसका नाम है अमानी शाह का, अमानी शाह का नाला, ठीक है। द्रव्यवती जो नदी है, ये नदी निकलती है, नारगढ़ का नाम सुना है क्या आपने? नारगढ़ की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और ढूंढ नदी, अपने ऊपर जो देखा था ना, कालिदास को ढूंढ कर क्या किया था, वो आम पकड़ा दिए बढ़िया से, गले हुए या ढीले ढीले। तो ढूंढ नदी की सहायक नदी कौन है? द्रव्यवती नदी। निकलती कहाँ से है? नाहरगढ़ से निकलती है, और जयपुर की नदी है, और जयपुर के लिए ये जीवन रेखा की तरह काम में आती है। मतलब जयपुर वालों के लिए जयपुर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी राजधानी है राजस्थान की। तो ये जरूर लिखेंगे, आप लिखना इसके बारे में। यह ढूंढ नदी, यह ढूंढ नदी, यह ढूंढ नदी की सहायक नदी है, यह ढूंढ नदी की सहायक नदी है। ढूंढ नदी कहाँ पे है? जयपुर में। ढूंढ के भी ब्रैकेट में लिख लेना। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नदी नहीं है ढूंढ, इसलिए डायग्राम में वहां पे ऊपर नहीं बनाया हमने। और प्रदूषण से ग्रसित है, दूसरी लाइन लिखना, यह नदी प्रदूषण से ग्रसित है। नदी नहीं है, नाला से बचा, ये द्रव्यवती नाला से आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा जयपुर के अंदर, लोकल लोग तो जानते भी हैं। तो यह प्रदूषण से ग्रसित है तथा जयपुर की जीवन रेखा कहलाती है। इंग्लिश वाले लिखना भाई। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ढूंढ रिवर, इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ढूंढ रिवर, एंड it is very polluted, it is very polluted, and also called as, lifeline of Jaipur, also called as lifeline of Jaipur। तो ये होती है हमारी बनास नदी कंप्लीट। चंबल और बनास हमने देख ली है। अब दो एक छोटी छोटी नदियां और बच रही है बे ऑफ बंगाल की। हमें ये भी पता है कि सबसे ज्यादा जो राजस्थान में नदियां हैं वो कौन सी है? अंतः प्रवाही वाली, इनलैंड रिवर्स। वो हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नदियां आपको कैसी समझ में आ रही है, थोड़ा सा समझा दो मुझे भी। टेलीग्राम का अपना जो चैनल है उसके ऊपर भी आप एक्टिव रहिए, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती है, क्विज वगैरह भी डाले जाएंगे डेली उसके ऊपर। और टेलीग्राम का चैनल का नाम भी यही है, द लिंचपिन एकेडमी। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल ही जाएगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जो। तो आप क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई डाउट्स है, कोई चीज़ है आपके पास में, तो उसको टेलीग्राम चैनल पे डालिए। आपको पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछिए, या फिर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता है तो वो डालिए। वो ग्रुप आपका ही है तभी ग्रुप बनाया गया है, वरना चैनल होता तो मैं उसको सिर्फ मैं ही एडमिन होता और मैं ही मैसेज वैसेज करता रहता। इन्फॉर्मेशन वाला नहीं है वो, इंटरेक्टिव चैनल है, ग्रुप है। तो आप उसके ऊपर एक्टिव रहिए, साथ ही साथ में पढ़ते रहिए बढ़िया से। भाई आपकी कंपटीशन एग्जाम्स की बहुत सी एग्जाम्स है इस बार, तो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आते हैं उनको हल्के में ना लें। कोई भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दी गई है, काम की सारी है और सही तरीके से प्रेजेंट करने की ट्राई करी गई है। आप पढ़ते रहिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दो एक नदियाँ और है, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाही नदियाँ। चलिए भाई, थैंक यू।